बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। फ़ाक़िद दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। अभी तक पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सहाफ़त और आलमी ज़राया अबलाग में एक ही खबर गूंज रही है और एक ही एनालिसिस हो रहा है, एक ही मौजू पे तज्ज़िया हो रहा है। और वो खबर, वो तज्ज़िया और मौजू वो है लाहौर का जलसा। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब की रीलॉन्चिंग, तकरीब रूनुमाई, दोबारा असर नौ तकरीब रूनुमाई, पुरानी किताब को अवाम उन्नास को कहना कि ये पुरानी किताब को दोबारा पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें, और ये किताब जो है वो बहुत अच्छी है। तो इसी पे एनालिसिस हो रहे हैं, इसी पे तज्जिए हो रहे हैं, इसी की खबर की खोज में लगे हुए हैं। मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, तमाम के तमाम वो खा राइट विंग के हैं या लेफ्ट विंग के हैं, वो नवाज शरीफ साहब के दाएं तरफ खड़े हैं या बाएं तरफ खड़े हैं, वो सब के सब और बिलअमूम इस सारे मामले पे एक नुक्ते पे सब मुत्तफिक हैं कि ये जलसा फ्लॉप हुआ है। और इस जलसे में जो चूरन बेचने की कोशिश की गई, वो बयानियां, वो चूरन, वो सारे का सारा अवाम ने रद्द कर दिया है। पाकिस्तान के अवाम ने, लाहौर के अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है और उसके हक में बहुत सारे दलाइल दिए जा रहे हैं। और वो दलाइल वही हैं कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसका क्रेडिट ले सकता हूं कि मैंने एक तज्जिया किया था, और वो तज्जिया ये था कि लाहौर में 11 कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास हैं, और उनके नीचे सूबाई सीटें उनके पास हैं, अरकानी कौमी सूबाई असम्बली। फिर 2 घंटे की मसाफत लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, वहां पे 40 MNAs और 70 MPs थे। वो सारे के सारे उनके वोट कहाँ गए, वोटर क्यों नहीं आया, ये तज्जिए किए जा रहे हैं और उसी पे बात करेंगे। क्योंकि ये स्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब का, स्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब का जॉइंट वेंचर था, एक मुश्तरका काविश थी, मुश्तरका प्लान था। इसमें अब कोई शक नहीं है, सब लिख रहे हैं, खुलकर लिख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से छुटकारा हासिल करने के लिए, उनको साइडलाइन करने के लिए, उनको क्रश करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नवाज शरीफ साहब की रीलॉन्चिंग हुई और नवाज शरीफ साहब को उन तमाम तर धमकियों, ब्लैकमेलिंग, गालम गलोच के बावजूद उनको रियासती मेहमान बनाया कि जिसमें वो आर्मी चीफ को उन्होंने माफ नहीं किया। एक आर्मी चीफ को वो सजाए मौत के फंदे तक पहुंचा चुके, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, दूसरे को वो पहुंचाना चाहते थे। और उनको, और फिर जिस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को अलल ऐलान आके गालम गलोच की, उस सारी चीजों के बावजूद उन्होंने मरियम साहिबा को भी कबूल किया, नवाज शरीफ साहब को भी कबूल किया, और नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के सामने अपने आप को सरबसुजूद किया, सरनगू किया कि जनाब आइए, इमरान खान साहब से हमें छुटकारा हासिल दिलवाइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट था, ये मीनारे पाकिस्तान में गर्क हो गया और मीनारे पाकिस्तान के साय तले अवाम की राय के समंदर में बह गया और अवाम की राय जो है वो जीत गई। इसलिए कि अप डाउन का एक, मैं आप इसमें इसमें इस प्रोजेक्ट से पहले, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले बड़ी तगोदौ की गई, बड़ी मैनेजमेंट की गई और हर चीज को मैनेज किया गया, पूरे सिस्टम को, पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को और जिला इंतजामिया को, सूबाई हुकूमत को, सब ने मिलकर मैनेज किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल एक बंद कर दिया, जेलों में बंद कर दिया, कैद कर दिया। ये सब कुछ हुआ और सारे मुल्क ने ही, सारी दुनिया ने देखा और अभी भी हो रहा है। बहरहाल डॉन का पहले मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद एक और आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। एक तस्वीर, वो तस्वीर देखिएगा कि किस तरीके से कार्टल्स जो हैं वो काम करते हैं और किस तरीके से मैनेज किया जाता है, चीज़ों को मनोवरिंग की जाती है, इंजीनियरिंग की जाती है, ताकि जो अवाम उन्नास है, जिनको कि समझा जाता है कि ये भेड़ बकरियां हैं और इनकी ये अकल नहीं है, इनकी सोच नहीं है, उनकी याददाश्त नहीं है, उनको एक ख़ास तरह से धकेला जा रहा है, एक तरफ धकेला जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि यही सच है, इसी को सच माने, और यही झूठ है, इसी को झूठ माने, ये किया जा रहा है। बहरहाल एक तस्वीर दिखाऊंगा, वो तस्वीर जरूर देखिएगा, उस तस्वीर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे होता क्या है। बहरहाल यही वजह है कि पाकिस्तान की ना मुईशत अच्छी, ना सियासत अच्छी, ना अदालत अच्छी, ना सहाफत अच्छी, ना
نہ معاشرت اچھی، سب کچھ ہم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا ہے اور بڑی محنت سے کیا ہے اور بڑی منظم انداز میں کر رہے ہیں، طاقت کا استعمال کر کے کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے ہم ان تمام برائیوں سے، ان تمام برائیوں کو جنم دے کے ہم ان میں سے کوئی اچھائی تخلیق کر سکیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ برائیوں سے برائیاں ہی تخلیق پاتی ہیں، برائیوں سے اچھائیاں تخلیق نہیں پاتی۔ اس لیے جناب یہ ممکن نہیں ہے۔ آگے چلیں، ڈان اخبار ہے اور اس نے اداریہ لکھا ہے، رپورٹ ہے اس کی لاہور جلسے کے بارے میں، اسپیشل رپورٹ، اور آپ کو معلوم ہے ڈان کے بارے میں کہ وہ ایک خاص اپنی اوپینین رکھتا ہے اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کم از کم کبھی کھڑا نہیں رہا، اس کو اپوز کرتا رہا ہے۔ لیکن ان کا اداریہ ہے کہ نون لیگ کے جلسے نے لاہوریوں کو متاثر نہیں کیا۔ اس جلسے میں لاہوری فلیور نہیں تھا، لاہوریوں کی شمولیت نہیں تھی، نوجوان نسل نہیں تھی۔ لاہور شہر میں قومی اسمبلی کی 13 اور صوبائی اسمبلی کی 25 نشستیں ہونے کے باوجود اس جلسے میں لاہوری نظر نہیں آئے۔ شہر میں معمولات زندگی معمول کے مطابق چلتے رہے۔ نون لیگ کا جلسہ لاہور کے کونے کی سیاسی تقریب تھی جس میں تمام لاہور لا تعلق رہا۔ پی ٹی آئی کے جب یہاں جلسے ہوئے، نوجوان دن بھر سیاسی ماحول بناتے رہے اور پارٹی ترانے چلتے تھے۔ نون لیگی رہنما نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف نوجوانوں میں مقبول نہیں ہیں۔ وہ خود بوڑھے ہیں اور ان کے ارد گرد بھی بوڑھے لوگ ہیں۔ مریم زور لگا کر نوجوان نسل کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کی کوششیں نواز شریف کی آمد سے پہلی چلائی مہم مطلوبہ نتائج نہ لینے پر ختم ہونے سے ہی ناکام ہو گئیں، اور نون لیگی لاہوریوں پر کوئی نفسیاتی تاثر نہیں ڈال سکی، جوش جذبہ نہیں تھا۔ نون لیگ نے جلسے میں زیادہ افراطی قوت بڑھانے کے لیے، بندے دکھانے کے لیے بینرز، بل بورڈ، کرسیوں پر جھنڈے لگا کر اور پھر ان پہ لائٹیں لگائی گئیں، تو لائٹیں لگا کر انہوں نے کام چلایا۔ یہ ہے وہ اوپینین، یہ ہے وہ رائے جو کہ سامنے آ رہی ہے، اور یہ چیزیں حقیقت یہی ہے کہ جب آپ اینٹی کلاک چلتے ہیں، اینٹی کلاک چلنے سے نہیں آپ منزل تک پہنچ سکتے۔ ہیگل کا فلسفہ ہے تھیسس، اینٹی تھیسس، سینتھیسس۔ اس کو آپ اس سائیکل کو چینج نہیں کر سکتے اور یہ کبھی بھی تبدیل ہو نہیں سکتا۔ آپ اینٹی تھیسس کے بعد اینٹی تھیسس آتا ہے اور پھر سینتھیسس آتا ہے، یہ آپ سائیکل چلاتے رہیں، آخر میں جو سینتھیسس آئے گا وہ وہی آئے گا جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں آپ قدرت کے قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اس پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹرز ہیں، نوجوان ہیں، بیرسٹر ہیں، اور وہ ایک اوپینین رکھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ اوپینین کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ری امیجنگ پاکستان آپ کو معلوم ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل نون لیگ زیر عتاب تھی، آج پی ٹی آئی، کل نون لیگ زیر عتاب تھی، پی ٹی آئی منظور نظر، آج نون لیگ منظور نظر ہے، پی ٹی آئی زیر عتاب۔ یہ دائروں کا سفر پچھلے 75 سال سے جاری ہے۔ اس سفر میں سیاست کی ساکھ بچی نہ نظام انصاف کی۔ نئے سفر کی ابتدا میں اس بنیادی تضاد کو ختم کیے بغیر نہیں ہو سکتی، کہ حکمران چننا اور حکومت چلانا کس کا کام ہے۔ تو یہ ہماری پیاری اسٹیبلشمنٹ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ 21ویں صدی میں فرسودہ نظام نہیں چل سکتا، بالکل نہیں چل سکتا یہ فرسودہ نظام۔ جتنا مرضی آپ گرفت کر لیں، جتنے مرضی آپ اپنے شکنجے میں سب کچھ لے لیں اور اپنے پنجے گاڑ دیں، یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور کیونکہ ایک شعور ہے، پاکستان کے عوام کچھ اور سمجھتے ہیں، اور پڑھے لکھے عوام سے پڑھے لکھے انداز میں ہی بات کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی، لاجک کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو لاجک ہے، یہ جو شعور ہے پاکستان کے عوام میں آیا ہے، پاکستان کی نوجوان نسل میں آیا ہے، اس شعور کو بیدار کرنے میں خود اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بھی ہاتھ ہے، اپنی محنت ہے، ہاتھ نہیں کہوں گا، اپنی محنت ہے۔ آپ نے بھی اس شعور کو اجاگر کرنے میں اپنا حصہ ڈالا اور بڑے بھرپور طریقے سے ڈالا، اور نوجوان نسل
उस शऊर को एक्सेप्ट कर चुकी है। वो शऊर सही था, आपका जो बयानिया था वो सही था, और वो था पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को लेके आना था, हकीकी जमहूरियत को लेके आना था, मौरूसी खानदानी सियासत को खत्म करना था, खानदानों के चुंगल से, फ्यूडल से चुंगल से और कैपिटलिस्ट के चुंगल से, सरमायादारों के चुंगल से पाकिस्तान को निकालना था, पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को, सियासी निज़ाम को, मुआशरती निज़ाम को, और ये सबको निकालना था। और निकाल के इवन मीडिया को भी आपने उन खानदानों के शिकंजे से निकालना था। वो निकल रहा था और अच्छाई आ रही थी और अच्छाई की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया, आप लोगों ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया, और ऐसा यू टर्न लिया कि उसके बाद ये नतीजा हमारे सामने कि सब कुछ ब्रेकअप हो गया, सब कुछ ब्रेकअप हो गया, हर तरफ ब्रेकअप 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 हो गया, और ये इतना ब्रेकअप हुआ है कि अब उसको संभाला नहीं जा रहा। वापस आपको उसी राय की तरफ आना पड़ेगा, उसी बयानिया की तरफ आना पड़ेगा, उसी शऊर की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वापस ना आए तो ये जो फासले हैं, ये फासले हैं यूथ में, पढ़ी लिखी नस्ल में, पढ़ी लिखी यूथ में, ये आपके फासले बढ़ते जाएंगे। मैं बुजुर्गों की बात बता रहा हूं कि बुजुर्ग जो हैं, जो 80-80 साल, 70-70 साल, 75-75 साल के बुजुर्ग, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आंखें बंद करके खड़े थे, आंखें बंद करके खड़े थे, वो भी इस वक्त आंखें, वो कहते हैं हमारी आंखें खुल गई हैं कि हम क्या समझते थे और क्या निकला और क्या हो रहा है। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो पब्लिक की बातें हैं, आम आदमी की बातें हैं। ये घर घर हो रही हैं, ये घर घर हो रही हैं, हर शादी के तकरीब में हो रही हैं, हर जनाजे पे हो रही हैं, हर नमाज पे हो रही हैं, हर मस्जिद में हो रही हैं, हर कठ में हो रही हैं, हर बैठक में हो रही हैं। ये वो बातें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये कशीदगी को ख़त्म करना पड़ेगा। ये कभी मुस्लिम लीग नवाज, कभी नवाज शरीफ साहब के दर पे, कभी जरदारी साहब के दर पे, कभी मौलाना के दर पे, कभी बीएपी के दर पे, कभी किसी के दर पे, ये तमाम दर जो हैं, और कभी इमरान खान के दर पे, ये तमाम दर जो हैं वो आप ओपन कर दें, ये तमाम दरवाजे खोल दें आवाम के लिए, आवाम फैसला करें। आप अपनी जो एक आपका जो एक रोल है, पूरी दुनिया में एक स्टैब्लिशमेंट का रोल होता है, आप उस रोल को लें, आप उस रोल को अदा करेंगे तो पॉलिटिकल एलीट और पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपकी ओपिनियन को वजन देगी, मीडिया भी वजन देगा और आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी भी वजन देगी। और ये मुमकिन नहीं है कि आपकी बात ना सुनी जाए, लेकिन निज़ाम जबर जो है, फाशिस्ट सोच जो है, और ये शिकंजा जो है, शिकंजा, ये कोई कबूल नहीं करेगा, ये नहीं कबूल करेगा, क्योंकि इसी सोच ने हमने पाकिस्तान आधा अलग कर लिया और दो टुकड़े हो गया, इसी सोच की वजह से कि नहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी वजह है, अब आपको बताता हूं कि ये देखिए, पिछले 5 सालों में 40 अरब रुपया मीडिया को दिया गया, 40 अरब रुपए के इश्तिहार सिर्फ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने 40 अरब रुपया, 8 अरब रुपया सालाना ये फेंका गया। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नतीजा नहीं निकला, लोगों ने नहीं सुना। हाँ, मीडिया को पैसा मिल गया, मीडिया अखबारात को इश्तिहारात के जरिए मिल गया पैसा, मीडिया मालिकान तगड़े हो गए, मजबूत हो गए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन क्या उससे नैरेटिव चेंज हो गया? पाकिस्तान के अवाम ने वो 40 अरब रुपए का कोई असर लिया जो इश्तिहारात की सूरत में, नैरेटिव की सूरत में, परसेप्शन की सूरत में बनाने की कोशिश की? नहीं लिया। उसके बाद पिछले 1 साल में 3 अरब रुपया तकसीम किया गया मीडिया को, और क्या उससे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा, वो भी रिजेक्ट हो गया। 3 अरब और 1 अरब रुपए से ज्यादा रकम यूट्यूब चैनल्स को दी गई, यूट्यूबर्स को नहीं, यूट्यूब चैनल्स को दी गई। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब ये जलसा है, ये जलसा है, मेरे सामने तमाम अखबारात पड़े हैं, ये पूरे का पूरा गुलदस्ता है अखबारात का, और उसमें इस्लामाबाद से छपने वाले, रावलपिंडी से छपने वाले, कराची से छपने वाले, लाहौर से छपने वाले तमाम अखबारात, दुनिया भी है, पाकिस्तान भी है, नवाए वक्त भी है, खबरें भी है, एक्सप्रेस भी है, जंग भी है, नई बात भी है, औसाफ भी है, और पता नहीं नीचे कौन कौन से सारे अखबारात हैं, और ये मैंने ट्वीट भी किया है। और इन तमाम अखबारात ने एक ही नीचे
वो 21 अक्टूबर, नीचे इश्तिहार दिए हुए तमाम अखबारात को, क्योंकि जब इश्तिहार आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने फिर उनकी राय भी उसी तरह से उसको प्रमोट करना है। तो एक ही सुर्खी है, सबने लगाई है और एक ही चीज है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है, बिल्कुल। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ साहब। ये जनाब तमाम अखबारात की एक हेडलाइन है, एक लीड है, एक लीड नीचे सुपर लीड, सारी चीजें एक ही हैं। तो क्या इन तमाम अखबारात का एडिटर एक है? तमाम अखबारात को एक ही एडिटर ने ये सारा बना के लेआउट दिया है? ये लीड, सुपर लीड और ये सारी एक ही एडिटर थे? नहीं जनाब, हर अखबार का एडिटर अलग, रेजिडेंट एडिटर अलग, कॉपी एडिटर अलग, शिफ्ट इंचार्ज अलग, हर खबर का अपना अपना है। लेकिन ये है वो चीज कि जिस तरीके से सब कुछ मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट डूब रही है, डूब चुकी है। वापस आइए और वापस आके पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाइए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।